नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों इस अध्याय में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपके लिए एक अतिरिक्त सूचना है कि जैसे ही हम इसको लाइन बाय लाइन कंप्लीट बुक पढ़ लेंगे उसके बाद मैं हर लेसन का वन शॉट वीडियो बनाऊँगा। 30 या 40 मिनट का वीडियो होगा, हो सकता है 20 मिनट का भी हो। उसमें आपको क्विक रिवीजन करवाऊँगा और उसके बाद एक वीडियो 5 या 10 मिनट का सिर्फ फैक्ट के ऊपर, जैसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आपका 5 या 10 मिनट में वीडियो कवर हो जाएगा। यदि आप तीनों प्रकार से इस बुक को पढ़ लेंगे, तो आपका फाइनल पेपर में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये मेरी गारंटी, चाहे आप कितने से बड़ा एग्ज़ाम दे देना। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारा। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, मतलब कि आपके सीधे आपकी आम जनता वोट डालने नहीं जाती राष्ट्रपति के चुनाव में, अपितु एक निर्वाचक मंडल का गठन कर चुनाव संपन्न होता है जिसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब कुछ लोगों का समूह होता है जो वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में और हमें देखना है कि वो कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, संसद के दोनों सदन, हमने 2 सदन पढ़े थे, संसद के लोकसभा और आपका राज्यसभा। तो इसके सदस्य, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथ में आप यहाँ पे एक अक्षर ऐड कर देना, निर्वाचित सदस्य भी। कौन से? निर्वाचित। कौन से सदस्य? निर्वाचित, मतलब जो आपके जनता द्वारा चुनाव जीत कर आए हैं वो सदस्य भाग नहीं लेंगे। आपको पता होगा राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब वो अपने क्षेत्र में विशेष होते हैं। 4 क्षेत्र आपको आपको कला था, विज्ञान था, साहित्य था और आपका समाज सेवा था। 4 क्षेत्रों में जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार उनको राज्यसभा सदस्य बना देता है। तो मनोनीत को छोड़ के नहीं, आपको लिखना संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो चुनकर आए हैं वो, ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते। आपको ध्यान रखना है चीज क्लियर है आपको? क्यों नहीं भाग लेते? क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति एक बार बन गया, वो अगली बार भी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो ये 12 सदस्य उसने क्या किए हैं, अपनी मर्जी से बनाए हैं। तो अगली बार जब वो चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है कि ये उसको, जो इस राष्ट्रपति ने बनाए हैं, उसी को वोट डालेंगे, क्योंकि वो उसी ने आपको मनोनीत किए थे। ये हो सकता है कि इसमें कुछ पक्षपात हो जाए। आपको आ रही बात समझ में? क्योंकि मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, आपने 12 लोग बना दिए राज्यसभा के सदस्य और अगली बार आप फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, आपके राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो जो 12 सदस्य आपने लगाए तो आपको नहीं लगता कि वो आपका ही पक्ष करेंगे। तो इसलिए उन सदस्यों को बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पे निर्वाचित शब्द उसके लिए है जो आपको जीत कर आए हैं चुनाव के माध्यम से, जो मनोनीत नहीं किए गए। उसके अलावा भारत के प्रत्येक राज्य तथा दिल्ली, पुडुचेरी, केंद्र संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य, भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, ठीक है। उसके अलावा कौन-कौन है? पुडुचेरी के केंद्र संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य। यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर और कर लेना, आपका लद्दाख की विधानसभा क्षेत्र के भी क्या है, आपके सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य। या फिर जहां पर भी जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होगा जो सीधे क्या केंद्र द्वारा शासित होते हैं, आपको नाम ही बता रहा। भारत के जो अलग से राज्य उनकी विधानसभा के सदस्य, और जितने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन विधानसभा के सभी सदस्य, क्योंकि वो निर्वाचित होकर ही आए हैं, जनता द्वारा चुनकर आए हैं। इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का पालन किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में और आपका राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, दो में ही अभी तक क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का पालन किया जाता है। बड़ी कक्षा में जब हम पहुंचेंगे तो इसको डिटेल से हम जानेंगे, ठीक है। चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह पद्धति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का सहयोग लेती है। इस पद्धति में क्या है,
कि आपका जो आपका राष्ट्रपति होता है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस प्रणाली के माध्यम से हम राष्ट्र को भी शामिल करते हैं, पूरे राष्ट्र को, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या ले लिए, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य ले लिए, और साथ ही हमने राज्यों को भी ले लिया। राज्यों को कैसे लिया, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य ले लिए हमने। ये रहा, विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मतदान और मतगणना के नियम बहुत विस्तृत हैं। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसने कहा कि जो मतदान किस प्रकार से होगा, एक वोट को किस प्रकार से जानेंगे, एक वोट की मूल्य कितना है, ठीक है। और उसके आधार पर इसके नियम विस्तृत है। अधिक जनसंख्या जहां पे होगी उस राज्य का जो विधायक होगा उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बारे में आपको अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जब हम राष्ट्रपति का जब इसको सिर्फ इस प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब आपके लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का पालन होता है। कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, ये सिर्फ आप दो चीजें फिलहाल के लिए याद रखिए। इस स्तर पर हमें विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज का आपको क्लियर हुई। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित समूह सम्मिलित नहीं होते। कौन सम्मिलित नहीं होते, आपको बताया था कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, मैंने आपको बताया था कि 12 सदस्य वो मनोनीत भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, मतलब कि चाहे वो आपके राज्यसभा में हो चाहे आपके विधानसभा में हो, जो मनोनीत है वो भाग नहीं लेंगे। सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के, आपके लोकसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं वही भाग ले सकते हैं। द्विसदनीय विधानमंडलों में विधान परिषदों के संख्या सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। इसने कहा कि कहीं पर जो राज्य है ना तो उसमें भी दो सदन होते हैं आपके, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। क्या होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किन्हीं राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, फिर तो उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। भी आपको आ रही बात समझ में, कौन कौन किसके सदस्य है, लोकसभा के, राज्यसभा के और सभी राज्यों और केंद्र शासित की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे, वो भी कौन से, निर्वाचित। बाकी अगर किसी का ऑप्शन में आता है तो आप उसको कट कर देना कि ये सदस्य भाग नहीं लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, मनोनीत आ गया तो आप काटा मार देंगे, तो भाग लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके निर्वाचित सदस्य वो होने चाहिए। अब द्विसदनीय का आपको विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल वह प्रणाली है जिसमें विधायी निकाय को दो अलग अलग सदनों में विभाजित किया जाता है। जैसे आपका संसद था ना, सदन जो आपकी भारतीय संसद है वो कितने सदनात्मक है, वो दो, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। उसी प्रकार कुछ राज्यों की जो आपकी विधायी मंडल है वो किसमें विभाजित है, द्विसदनीय में है, एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। बार बार इतना करवाने के बाद आपको याद हो जाएगा। तीन ही चीज आपको याद रखनी है राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे। इसके अलावा चाहे कोई आ जाओ कोई भाग नहीं ले सकता। आपके विचार से उपरोक्त समूह में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों सम्मिलित नहीं होते, आम जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि ये मनोनीत केवल सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि अगर ये भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाएगा, ठीक है। और आम जनता राष्ट्रपति चुनाव में क्यों सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि इसके जो एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा हमें करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जनता का इतना बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि फिर भी जो आपके प्रतिनिधि हैं जो भाग लेते हो जनता के द्वारा ही तो चुने हुए हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसको, ठीक है। प्रतिनिधि क्या है, वोट डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करे। ये मैंने आपको बार बता दी बार बार कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करे। इससे लोकतांत्रिक रूप रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है, अप्रत्यक्ष किंतु सार्थक रूप से, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता की इच्छा से ही माना जाता है। वो भी क्या है कि जनता की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है अभी, ठीक है। जनता की इच्छा क्या थी,
आपका जो आपने जो सदस्य भेजे हैं, वो जो आपने चुनकर भेजे विधानसभा, आपने विधायक बनाए हैं, वो आपकी इच्छा है तो उनका ही तो प्रतिनिधि है, अप्रत्यक्ष किंतु सार्थक रूप से। अब हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो चुनकर आते हैं वो, और उपराष्ट्रपति में दोनों आपके, क्योंकि वो वहां पे आपके निर्वाचित भी हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं, किस किस के, संसद के दोनों सदनों के भी। यहाँ भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप मत प्रणाली जरूर याद रखें, तीनों में हो गया, राज्यसभा में भी, राष्ट्रपति में भी और उपराष्ट्रपति में भी, ठीक है। और ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति में आपके विधानसभा के सदस्य अभी तक नहीं आए हैं अभी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा का सभापति मतलब उसका अध्यक्ष ही होता है, उसको हम सभापति बोलते हैं। यदि कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर सके, तो उपराष्ट्रपति यह भूमिका निभाता है। मान लो कि आपकी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दे और कुछ हो जाए, बाहर चला जाए कि 3-4 दिन के लिए, तो उस टाइम राष्ट्रपति की जो दायित्व है वो कौन पूरा करेगा? उपराष्ट्रपति पूरा करेगा भी। चुनौतियां और आगे का मार्ग। भारत की निर्वाचन प्रणाली को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। कि भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है ना, चुनाव कराने की जो आपकी भारतीय क्षमता है, उसको भारत में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किंतु सभी प्रणालियों की तरह यह भी अपनी कुछ चुनौतियों का सामना करती है, कि इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ आपकी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, जिसका सामना हर चुनाव में होता है। कौन कौन सी बाधाएं हैं एक बार देख लेते हैं। चुनाव में धन का बढ़ता प्रयोग, कि चुनाव में जो उम्मीदवार है वो लोगों को धन बांट देते हैं, तो जैसे आदर्श आचार संहिता का पालन न होना, यही एक सबसे बड़ी रुकावट है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की उल्लेखनीय संख्या। जो आपके अपराधी हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, मतलब उम्मीदवार बना दिया जाता है आपकी बड़ी पार्टियों के द्वारा, ठीक है। लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो उसी को क्या करते, वोट देते। इसमें जो अपराधी है वो राजनीति में ज्यादा आ रहे हैं। उल्लेख और मतदाताओं की उदासीनता, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, जैसी समस्याएं लोकतंत्र की स्थिति और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। और एक लोगों की क्या है, रुचि कम है, वो वोट डालने नहीं जाते। ज्यादातर आपके शहरों के क्षेत्र में वो सोचते हैं कि हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई सरकार बने, कोई जीते, कोई हारे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आपसे से कम अपेक्षा करता हूं कि आप जब भी कभी भी, चाहे आप टीचर हो चाहे बच्चे, जब भी आपको वोट डालने का अवसर मिले तो आप वोट डालने जरूर जाएं। आगे बढ़ने का मार्ग मतदाताओं को उस जानकारी से सजग करने में निहित है, जिसकी उन्हें विचारशील और उत्तरदायी चुनाव कराने के लिए आवश्यकता होती है। कि आगे बढ़ने का मार्ग किस प्रकार से बनाना होगा, कि मतदाताओं को उस जानकारी से सशक्त करने में निहित है, कि हमें मतदाताओं को जानकारी देनी पड़ेगी, मतदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा, जिसकी उन्हें विचारशील और उत्तरदायी चुनाव करने के लिए आवश्यकता होती है। कि मतलब कि उन्हें पता चले कि ये चुनाव है कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए भी, ठीक है। कि आप इसके लिए जवाबदेह हैं भी, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप वोट डालकर आए, हमें ये जो आपका संदेश है ये जनता तक पहुंचाना होगा। मीडिया, शिक्षा और जागरूकता अभियानों को मिलकर लोगों को, विशेषकर युवाओं को समझाने में सहयोग करना चाहिए कि सोच समझकर मतदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि हमें लोगों को समझाना कि मतदान क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी एक स्वतंत्र रूप से सोच समझकर हमें मतदान करना चाहिए। ये नहीं ये हमारी जाति का है, ये हमारे गांव से संबंधित रखता है, ठीक है, ये हमारा पड़ोसी है, ऐसी व्यवस्था में आपको वोट नहीं डालना चाहिए। सोच आपको बिल्कुल सोच समझ के कि आपके देश के लिए, आपके भविष्य के लिए कौन सा उम्मीदवार बढ़िया है, ये सोच के आपको वोट डालना होगा। और यही बात हमें सभी युवाओं को समझानी होगी। एक जागरूक और सतर्क मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। उसने कहा कि जागरूक होगा और सतर्क मतलब समझदार जो मतदाता होगा ना, वो क्या हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। तभी वो अपने मत का बड़े ध्यान से प्रयोग कर पाएगा, सोच समझदारी से। यह सही प्रश्न पूछने से आरंभ होती है और उत्तरदायी मतदान करने पर समाप्त होती है। मतलब ये सही प्रश्न पूछने, जो आपकी सतर्कता है ना, जो आपकी समझदारी है, वो सही प्रश्न पूछने से प्रारंभ होती है। मतलब आप अपने उम्मीदवार से क्या है कि प्रश्न पूछिए कि उनका
क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, चुनाव जीतकर। तो जब सारी बातें आप उनसे डिस्कस करेंगे, अच्छे से जान पाएँगे उम्मीदवार के बारे में और फिर क्या करना आपको उत्तरदायी मतदान करने पर समाप्त होती है। फिर आपको ये जो आपकी ज़िम्मेवारी फिर आपको सभी उम्मीदवारों का जो आपका उद्देश्य देखकर, उनका विज़न देखकर कि वो क्या करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे फिर उसको आप वोट डालिए। यहीं पे आपका एक जो अच्छा आप नागरिक कहलाएँगे, ठीक है? उत्तरदायी आप मतदाता कहलाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो अध्याय पढ़ाया गया आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए, तो आप एक बार से इसको दोबारा 2 या 3 की स्पीड पे करके देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बाकी मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, आप वन शॉट वीडियो ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है? और मैं आपको फैक्ट वाला वीडियो अलग से बना दूँगा, तो आपको चीज़ें समझनी है, ना कि रटनी है, ताकि आपसे कभी भी कोई पूछे, तो आप उसको भी पढ़ा सकें। तो आज का ये लेक्चर छोटा था, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको ये और दिखा देता हूँ कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र यहीं से स्टार्ट होता है कि भारत में सभी जो भी वयस्क है 18 साल से ऊपर उसको वोट डालने का अधिकार है। 1988 में जो वोट डालने की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये आपको सारी चीज़ें हैं अभी। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि सभी जो वयस्क है मतदाता वो उसमें भाग लेने बहुत ज़रूरी है। आखिरी आखिरी पायदान तक अगर हमें लोकतंत्र को पहुँचाना है, तो क्या करना है हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तक पहुँचना होगा। तो हम ये क्वेश्चन है वो अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।